सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सर और इस समय मैं हूं दिल्ली के दिल संसद मार्ग पर। जी हां, ये वही संसद मार्ग है जहां पूरे भारत से लोग अपनी व्यथा सुनाने सरकार के पास पहुंचते हैं। आज एक संगठन है, आप देख रहे हैं बैनर में, सामाजिक न्याय आंदोलन के नाम से। ये है मिशन कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी जी का नाम आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री में रहे हैं जिन्हें जन नायक कहा जाता। अब इससे आगे कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कम समय में, अल्पावधि में जो कारनामे पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए किया है, वो कभी भी इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से उनके अनुयायियों ने सत्ता के लोभ में उनके उन तमाम फार्मूले को पीछे छोड़ दिया और सत्ता परमो धर्म के नाम पर वो आगे बढ़ते चले गए। नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता है, सब उनके शिष्य ही थे और अभी भी राजनीति में है, वो शिखर पर हैं। वो लोग हैं, लेकिन वो अपने उन गुरु को, जैसे जगदेव बाबू को भुलाया गया, जैसे कर्पूरी जी को भुलाया गया, वैसे कई महापुरुषों को और उनके उन नारों को, उन सपनों को भुलाया गया। लेकिन लोग हैं साहब, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोग अभी भी हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, अधिवक्ता हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। ये लोग जाग रहे हैं और मान रहे हैं कि वो फार्मूले जो हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने दिए थे, जिन्हें हम जननायक के नाम से याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? क्या फूल माला चढ़ाना और दिया बत्ती जलाना श्रद्धांजलि है, या उनके उन सपनों को साकार करने का प्रयास करना? आज उसी सपने को साकार करने का जो प्रयास होता है, उस प्रयास की एक कड़ी ये है कि ये सारे शिक्षित लोग, जिनका मैं इंटरव्यू, जिनकी बातें मैं आपको सुनाऊंगा, वो यहाँ मौजूद हैं जंतर मंतर पर, संसद मार्ग पर, और सरकार से विनती करने आए हैं कि हमारे उन महापुरुषों ने एक फार्मूला दिया था जो सामाजिक सामंजस्य भी हो, सबका अधिकार भी मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो। वो मुख्य धारा से जुड़ते चले जाएं, ना कि आरक्षण के जो लाभ बताए गए थे उससे वो वंचित ना हो। आरक्षण का उद्देश्य जो था असल, वो है मुख्य धारा से उनको जोड़ना जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं और समाज के अंतिम पायदान पर हैं, उनको मुख्य धारा से लाना ये उद्देश्य था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, सत्ता के शिखर तक पहुंचने के बाद भी अगर वो तबका आज भी वंचित है, तो ये समझा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने वालों की नीयत में खोट था। लेकिन आज मुझे लगा कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में लगे हैं। इसलिए निराश नहीं होना है, पुरुम्मीद होना है। आप सुने क्या कहा उन तमाम वक्ताओं ने जो आज कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने संसद भवन पहुंचे हैं। उनके बयान को मैं सुनाता हूं। आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। आप ये ज़रूर लिखेंगे कि आखिर ये जो योद्धा हैं, अब इनको हम योद्धा कह सकते हैं, इन लोगों का ये सफ़र कैसा रहेगा, आपका कितना उसमें मतलब शेयर रहेगा, क्या आप सहमत हैं या असहमत हैं, ये आप कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर मैं फिर आगे आपसे वार्ता करूँगा। शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार। आपका आज दूसरा दिन था, क्या मांग पत्र देना है, आपने क्या करना है? आज जो पुण्यतिथि है जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का, आज शहादत दिवस है। इसीलिए आज के डेट में, कल तो 16 फरवरी और वो एक्चुअल तो डेथ किए थे एक रोज़ पहले ही, बल्कि उनकी पुण्यतिथि जो है एक्चुअल में जो दाह संस्कार होता है वो 17 को ही हुआ था। अच्छा। तो आज पुण्यतिथि, असली पुण्यतिथि है और वो भी एक उनकी सही रूप में वो शहादत कहिए, वो उनकी मृत्यु भी आसानी से नहीं हुई, वो बहुत बड़ी साजिश है। तो आज उसी पुण्यतिथि पर उनके जो जीवन भर का जो संघर्ष है, वो उन्होंने जिस उद्देश्य से वंचित, कमज़ोर, जो सत्ता से काफ़ी दूर है, शासन प्रशासन से काफ़ी दूर है और काफ़ी वंचित है, उन्हीं के आवाज़ के लिए हम लोग जंतर मंतर पर आज उपस्थित हुए हैं। इसके पीछे लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि रोहिणी कमीशन 2 अक्टूबर 2017 को बनी और लोगों को एक बहुत बड़ा उम्मीद जगा कि अब ये ब्रॉड लिस्ट जो है
2663 जातियाँ वाली जो ये डब्बा है उसको कर्पूरी ठाकुर के पैटर्न पर उनके दिए हुए फार्मूले के आधार पर ये वर्गीकरण करेंगे, बल्कि इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। ये पहले उत्तर प्रदेश में जस्टिस राघवेंद्र कुमार की एक कमेटी गठित करा दिए, जबकि उसके पूर्व छेदीलाल साथी का रिपोर्ट बहुत सुनहरा रूप में, वो दलित परिवार से आते थे छेदीलाल साथी, और बहुगुणा हेमवंती नंदन बहुगुणा जी के नेतृत्व में वो कमेटी गठित हुई थी। और उसके भी जो नुमाइंदे थे छेदीलाल साथी, वो दलित परिवार के थे, उनको दर्द था, उन्होंने सर्वे किया था 267 जातियों के बीच में। वो डेवलप ओबीसी के लिए 10% उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए रखा था, और डाउन वाले जो ईबीसी कहते हैं, उसको सर्वाधिक पिछड़ा कहते हैं, उसको हिंदी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनके लिए 17%, और जो मुस्लिम से कन्वर्टेड जो गरीब तबके के लोग हैं 2.5% उनके लिए भी रखे। बल्कि इनकी तो नीयत में खोट है। एक तरफ वो 267 वाली यानी 67%, 67.56% जनसंख्या वाली को उन्होंने 3 ग्रुप में हवा दे रहे हैं, ये सुनील राजभर के माध्यम से, और वो राज्य मंत्री है। वो कहते हैं मैं 3 ग्रुप में बांटूंगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना उत्तर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में ही कुचलना चाह रहे हैं, और उसके बाद कल के टाइम्स ऑफ इंडिया और यहाँ के जो दिल्ली के अखबारों के माध्यम से मुझे कुछ जानकारी मिली है, यहाँ भी जस्टिस रोहिणी कमीशन जो बनी है, वो बैठे बैठाई 5 आदमी का टीम बना, और कहीं पूरे हिंदुस्तान में 714 जिलों में इनको सर्वे करना था, वहाँ के लोगों से, नुमाइंदे से उनकी स्थिति को जानना था। मगर ये कंप्यूटराइज युग में बैठे बैठे ये कह रही है कि मैं 4 ग्रुप में वर्गीकरण करने के लिए तैयार हूँ, कभी भी इन्होंने पार्लियामेंट में बिल लाएंगे। इसके खिलाफ हम लोग पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, 10 संभाग में 52 जिले में तमाम जिलों मुख्यालय पर हम लोग धरना देकर ये कार्यक्रम जन जागरण के माध्यम से धरना देकर सरकार को अवगत कराने का काम करेंगे। राजस्थान में 33 जिले हैं, 7 संभाग है, तमाम संभागों के माध्यम से भी मैंने धरना के माध्यम से लोगों को जन जागरण करके राजस्थान में भी आंदोलन करूँगा। और उत्तर प्रदेश में 18 संभाग है और वो 75 जिले हैं, वहाँ मैं अपने लोगों को जन जागरण के माध्यम से वहाँ पंचायती राज चुनाव में भी हमारे लोगों को बिहार के तर्ज पर वहाँ पंचायती राज में नहीं दिया गया है रिजर्वेशन, वो उनकी वर्गीकरण नहीं किया गया है। जबकि पिछले 2006 में बिहार में पंचायती राज में कर्पूरी फार्मूला के अंतर्गत आने वाली जातियों को वहाँ पंचायती राज में वो वार्ड सदस्य से लेकर नगर निगम और नगर जिले स्तर पर चेयरमैन से लेकर प्रमुख और जो है सब जगह वहाँ व्यवस्था है। बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके फार्मूला को कुचलना चाहती है, रोदना चाहती है रोलर से, ताकि ये वंचित वर्ग आने वाला 2022 के चुनाव में हम लोग बहुत गंभीर रूप में, ये गरीब तो है, ये खाने के लिए मजबूर है, बल्कि सोशल मीडिया भी इतना आ गया कि हम लोगों के लोग जग गया है। ये रोड पर तो रैली प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है, बल्कि इनको समय के अनुसार 2022 के विधानसभा में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। 2021 जनगणना का साल है, क्या जातिगत जनगणना की मांग भी आप लोग उठाएंगे? जातिगत जनगणना ये इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत में इसलिए खोट है कि ये जातिगत जनगणना करा देंगे तो ये जो बिहार में लालू जी कहते थे जीन है, यही जीन का पता लग जाएगा, इनको औकात का पता लग जाएगा। इसीलिए वो नहीं चाहेंगे जनगणना कराना, बल्कि हम लोग को ये वर्गीकरण के मुद्दा हो जाए, बट जाएगा तो खुद हम लोग अपने आप में एहसास करा लेंगे कि मेरी क्या औकात है। कानून मंत्री रविशंकर जी ने राज्यसभा में अंतिम दिन कहा कि अनुसूचित जाति आरक्षण में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को अगर कोई मानता यानी कन्वर्ट होता है तो उसको वंचित कर दिया जाएगा उस अधिकार से। क्या लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा रहा? तो रविशंकर जी हाई कोर्ट के वकील रहे हैं
उनको सब मालूम है। उनके पूर्वज के इतिहास तो देखिए, जो महामहिम राष्ट्रपति के पद पर थे, उनकी वो 5 साल के बाद जब चले गए तो उनको क्या दशा हुआ, वो किनके बहकावे में चले। अपने पूर्वज में डॉक्टर राजेंद्र बाबू का इतिहास जाने कि किस तरह की ज़िंदगी अंतिम उनकी हुई, और समाज को दिशा निर्देशन देने के काम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा उनकी ढकोसला। वो आज न कल बिहार से ही उनकी स्थिति समाप्त होगी। आपको क्या लगता है, दलितों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का ये नहीं कानून है क्या? ये दलित के साथ साथ जो वंचित तबका के लोग हैं, वही तो हम लोगों को एक विश्वास जगा 2017 में, जो तीसरी आयोग गठित हुई जस्टिस रोहिणी की, तो एक जगह विश्वास कि ये 545 पार्लियामेंट सदस्य में 119 20 के लगभग प्रतिनिधि SC ST के जा रहे हैं, तो हमारा भी जाएं। नहीं जाने देंगे, वो रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो हमारे लोग खुद अब अपने पैरों पर हर पार्लियामेंट विधानसभा पर स्टैंड करेगा और अपनी हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करेगा कि हमारा पार्लियामेंट 545 में 119 जाए। 4006 से 4120 विधानसभा का क्षेत्र है पूरे भारत में, वो 4120 में 1082 सीटें SC ST के लिए व्यवस्थित है, और उसी प्रकार 1082 सीटें के लिए जो वंचित तबका के लोग हैं, वो कोई 367 मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, कोई उनकी वजूद नहीं दे रही है। तो हमारे लोगों को जन जागरण करा करके इन लोगों के ही जो छोटे छोटे मानवाधिकार हैं, ये आहारा हैं, और जो भी संगठन है, उनको मोर्चा बनाकर हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र पर, हर विधानसभा क्षेत्र पर जहाँ जहाँ चुनाव होगा, हम लोग अपने वंचित तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व कैसे ले जाएंगे, वहाँ उनके लिए 1-1 रुपया भिखमंगी करके वो नॉमिनेशन का खर्च करेगा, और वो लोग पैदल गांव-गांव जा कर के अपनी प्रतिनिधित्व के लिए कोशिश करेगा कि हमारा भी प्रतिनिधित्व जाए। ये बहकावे में का जो फार्मूला था, जब समाजवादियों ने उस फार्मूले पर अमल नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी से आपको लगता है उम्मीद कि वो कर्पूरी जी के फार्मूले पे अमल करेंगे? भाई, भारतीय जनता पार्टी तो क्या क्या किया, उनके 67 वाली कहानी देख लीजिए। वही जनसंघ वाली तो हमारे पैर भी खींचे लास्ट में, फिर वो सरकार में समर्थन हुए, और वो जब लागू कराए तो उनको क्या हर्ष पुराया गया, क्या क्या गंदी गंदी गालियाँ दिया गया, माँ बहन के लगाकर गालियाँ दिया गया। तो वो समाजवादी लोग हैं जो झूठ का अपमान सहकर अपने लिए कुछ नहीं करके समाज के लिए उन्होंने एक ऐसा लकीर खींच दिया कि आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा CM, कोई ऐसा PM नहीं होगा जो उनके लकीर को मिटाने का काम करेगा। मैं चैलेंज करता हूं तमाम समाज सेवियों से, जो अच्छे अच्छे कुर्सी पर बैठे CM के पद पर या मुख्यमंत्री के पद पर, ये अच्छे नुमाइंदे कहलाने वाले है, हिम्मत, वो सादगी है, वो ईमानदारी है, आज भी उनके छापामारी करा दिया जाए, उनको जांच करा दिया जाए तो कितने गलत पैसे निकलने लगेंगे। वो ईमानदारी उस तरह से लोग आए, नहीं लाएंगे, नहीं विश्वास होगा तो जनता सब समझ रही है। जनता सोशल मीडिया आने के बाद जनता समझ चुकी है कि आपको क्या है, और ये खेल बताएगा 2024 के चुनाव, 25 के चुनाव और 2022 के चुनाव। और इधर पंजाब वाली है, गुजरात वाली है, बंगाल है, सब में सबक सिखाएगा। हम लोग अभी भाषाई को डिफरेंसेस को, जैसे बंगाल को तो अभी स्थिति नहीं बता पाएंगे, गुजरात को नहीं बता पाएंगे, हिंदी भाषी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या पंजाब हो, ये तमाम जगह सबक सिखाने का काम करेंगे। आज ज्ञापन वगैरह भी देंगे क्या? आज हम लोग एक उम्मीद से आए हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, वो चूँकि वो वंचित तबके के लोग हैं, दलित तबके के लोग हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास, एक 100 साल की इतिहास को उन्होंने एक लकीर खींचा है, जो BR अम्बेडकर साहब ने मेरे लिए वो नहीं कर गए, ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से वो अपने लिए मांग लिए और हमारे लिए नहीं किए। तो आज मैं उम्मीद रखता हूं कि 100 साल के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक बहुत बड़ा इतिहास कायम करके ये वर्गीकरण के मुद्दा पर, बल्कि इनकी नीचे वाली जो टीम है उनके नीयत में खोट है, उनकी नीयत में बेईमानी है। वो चाह रहे हैं कि इस तरह के टुकड़े टुकड़े कर दे ताकि इनकी
वो कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिलेगा। तो इनकी मंशा नहीं चलेगी। हमारे लोग खुद अपने पैरों पर चल करके संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और प्रतिनिधित्व में उतरने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारे प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में दिखाई दे और हर असेंबली में दिखाई दे।